अच्छा जी, सबसे पहले तो मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि मैंने यहाँ पे एक रियल मास बना हुआ है, लेट्स से कि ये अर्थ जो है उसको मैंने बनाया हुआ। मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली क्लास के अंदर कि ये सारा पार्ट, यानी कि अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं यहाँ पे, तो इस लाइन से जो भी ऊपर है ये सारा फिजिकल रियलिटी है और नीचे पूरा ग्राफ है। यानी ये वाला पार्ट आपका, जो भी इस ग्राफ से सारा ऊपर का पार्ट है, सारा पार्ट आपकी फिजिकल रियलिटी है। ठीक है, ये सारा पार्ट ऊपर का फिजिकल रियलिटी है। ठीक है, ठीक है। सो ये सारा फिजिकल रियलिटी, फिजिकल रियलिटी का मतलब क्या, इधर समझो। इधर मतलब ये कि ये एक प्लैनेट अर्थ है, इसके इधर एक सरफेस पे एक बंदा खड़ा हुआ है ऐसे, और दूसरी तरफ इसकी एक सरफेस पे इधर एक बंदा खड़ा हुआ है। ठीक है, क्लियर है। अब बात ये है कि इस बंदे पर जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगी तो इस डायरेक्शन में, जाहिर है इस डायरेक्शन में लगेगी, लेकिन मैं इसको चलो इधर बना देता हूँ, इधर। तो जाहिर है कि उसकी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी, टुवर्ड्स सेंटर होगी। तो उसकी जी की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड ही होगी। दैट्स व्हाई मैंने इस डायरेक्शन में जी को पॉजिटिव कंसीडर किया। कर सकते हैं आप। सिमिलरली जो अर्थ के दूसरे साइड पे कोई बंदा होगा, जाहिर है कि उसको जो जी की वैल्यू है वो इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है उसको उसी डायरेक्शन में खींचेगी जिस डायरेक्शन में जो उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसकी डायरेक्शन होगी। जाहिर है वो सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ है। क्लियर। तो अब अगर आपने इसके लिए जी की वैल्यू को ये लेफ्ट साइड पे लिया था, मतलब ग्राफिकली अब अगर डील करेंगे तो इसको अगर आपने ये डायरेक्शन ली थी तो इसके लिए आप ये वाली डायरेक्शन लेंगे, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो जब ग्राफिकली डील करेंगे तो अगर मैं इस बंदे के लिए जी की वैल्यू को पॉजिटिव लूंगा तो इस बंदे के लिए जी की वैल्यू को नेगेटिव लेना पड़ेगा। यही वजह है कि इस बंदे के लिए जब मैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बनाऊं, यानी अगर मैं इस बंदे को पकड़ूं और आहिस्ता आहिस्ता ऐसे उड़ाता हुए लेके जाऊं ऊपर, तो जैसे जैसे ऊपर लेके जाते चले जाऊंगा तो इस बंदे के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी और ग्राफ ऊपर बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। वो ये रहा ग्राफ। क्लियर है, समझो इस चीज को। ठीक। और अगर मैं इस वाले बंदे को ऐसा ऐसा इधर लेके चला जाऊं, जाता चला जाऊं, तो इसकी जो जी की वैल्यू नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव, ग्राफिकली नेगेटिव लेंगे। आई रिपीट माई वर्ड्स, ग्राफिकली नेगेटिव लेंगे, क्योंकि इसकी डायरेक्शन लेफ्ट पे है और इसकी डायरेक्शन कहाँ है, राइट पर है। तो ग्राफिकली नेगेटिव लेंगे तो जाहिर है कि फिर वो जी की वैल्यू ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। डू यू अंडरस्टैंड दैट? समझ आ रही बात या नहीं आ रही? क्लियर है? सर वापस से रिपीट कर दूं? जी जी जी, वापस से क्या रिपीट कर दूं, क्या सर पार्ट? बोल रहे थे ग्राफ के बारे में। जी जी, मैं ये समझ में आया? जी सर, इतना तो समझ आ गया। अच्छा, इतना समझ में आ गया, फिर ये भी आसान है। मेरा कहना ये था कि अगर इस बंदे के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन ये है तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन भी ये होगी। और इस पर्सन के लिए जो इस सरफेस पे, उस प्लेनेट की सरफेस पे यहाँ खड़ा हुआ है, तो उसके लिए अगर जी की ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर है जो कि राइट पड़ रहा है, तो जाहिर है जी की वैल्यू जो होगी वो भी टुवर्ड सेंटर होगी, इस तरफ होगी। ठीक है, आ रही बात समझ में? जी सर। क्लियर। अगर मैं इसकी डायरेक्शन लेफ्ट पर है, वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन राइट पर है, वेक्टर है, तो इसको अगर मैं पॉजिटिव लूंगा तो जाहिर है मुझे इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। दोनों में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इट्स अप टू यू किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव लेना है। क्लियर है नहीं क्लियर? अब अगर मैं इस बंदे को फिजिकल रियलिटी में पकड़ के ऐसे उड़ाते हुए लेके जाता हूँ जमीन से दूर 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 दूर, तो जैसे जैसे मैं इसको दूर लेके जाता चला जाऊंगा जी की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी। पॉजिटिव तो होगी लेकिन वो डिक्रीज, पॉजिटिव 9.81 से डिक्रीज करके जीरो पे जा रहे हैं आप। सो ये रहा पॉजिटिव 9.81, जहां से डिक्रीज होके आप कहा जा रहे हैं, अंदर की तरफ जा रहे हैं। समझ आ रही बात? जी सर। बात समझिएगा। और ये जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर लॉ है फोर्स ऑफ ग्रेविटी का। ठीक है, ये उसी से लिंक कर रहा है। यानी अगर मैं आर को 2 ट्वाइस कर दूं तो जी जो है 1/4 हो जाएगा। ये सारी बातें आपको मैंने पिछली क्लासेस में बताई हैं। सर मतलब ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम हो रही है, सो डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे आर डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है, आप इसको दूर लेके जाते चले जा रहे हैं, ठीक है, अर्थ की सरफेस है, वैसे वैसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिक्रीज होती चली जा रही है सही सर। और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है, वही स्क्वायर टाइम्स डिक्रीज हो रही है। ठीक है, आ रही बात समझ? इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। हर फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे नहीं करती। फ्रिक्शनल फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी नहीं करेगी।
लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं करती। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होती है वो नहीं करती इनवर्स स्क्वायर लॉ, क्योंकि सेंटर्ड फोर्स नहीं होती है। मैं आगे चल के कभी जरूरत पड़ेगी तो बताऊंगा इनमें फर्क क्या होता है, बट एनीवेज अब जैसे जैसे इस पर्सन को आप दूर लेके जाते चले जा रहे हो वैसे वैसे आपको पता है कि जी इज फॉर्मूला क्या था, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, यही है। तो जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है सेंटर से या सरफेस से, वैसे वैसे जी की वैल्यू डिक्रीज होती चली जा रही है, यही है। अच्छा, अब यहां तक सबको समझ में आता है, सब कहते हैं ओके बहुत अच्छा है, सब हंसी खुशी रह रहे थे। अच्छा, अब क्या हुआ, अब आओ जो लेफ्ट साइड पे, ठीक है, अब आ जाओ लेफ्ट साइड पे, सब मिटा रहा हूँ, सब रिमूव कर रहा हूँ। अब आ जाओ लेफ्ट साइड पे, इसी ग्राफ के लेफ्ट साइड को भी जरा डील कर लेते हैं। अब ग्राफ छोड़ो, भी पहले फिजिकल रियलिटी को समझो। अब फिजिकल रियलिटी में ये बंदा जो है वो प्लेनेट के दूसरी तरफ खड़ा हुआ है, ये भी ऊपर जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, अभी छोड़ दो नहीं जा रहा है, खड़ा हुआ है, ये स्टेशनरी है। अब जब ये खड़ा हुआ है अपनी जगह पे तो इसका मतलब है कि इसको जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो ऐसे खींचेगी, इस डायरेक्शन में खींचेगी, ये है ना। तो जी जी जो है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, उसकी उसकी डायरेक्शन इसके लिए कहाँ होगी, ये वाली डायरेक्शन में होगी, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ होगी। इस वाले के लिए सेंटर ऑफ अर्थ पे होगी। तो जब इसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ अर्थ पे थी तो जी की वैल्यू भी सेंटर ऑफ अर्थ पे थी, तो उसको मैंने प्लस जी लिया था, ठीक है। और इस वाले बंदे के लिए फोर्स की वैल्यू कहाँ है, टुवर्ड्स, उसकी डायरेक्शन क्या है, सेंटर ऑफ अर्थ। तो जी की जो डायरेक्शन होगी वो भी सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ होगी। तो इसके लिए जी की डायरेक्शन जो है वो राइट साइड पे, तो उसको मैंने नेगेटिव ले लिया। एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव लेना है, वेक्टर क्वांटिटी है भाई, समझ आई। तो जब इसका पॉजिटिव था तो इसका ग्राफ पॉजिटिव में बना, इसका नेगेटिव था तो इसका ग्राफ नेगेटिव में बना। इस पर कौन सी और सी रॉकेट साइंस है। तो ये ऊपर वाला पार्ट फिजिकल रियलिटी है, नीचे वाला पार्ट ग्राफ है टोटली, समझ आई, ये बात याद रखो। अब एक और चीज, सर अगर अगर ये ग्राफ, ये प्लैनेट नहीं होता, कोई पॉइंट मास होता, फिर क्या होता, है ना भाई, हैवी मास या रियल मास नहीं होता, पॉइंट मास होता, फिर क्या होता, फिर आपको पता है पॉइंट मास वो होता है, पॉइंट मास वो होता है जिसका सारा मास कंसंट्रेट करके, जिसका सारा मास आप, क्या भला है भाई, क्या मसला है। पॉइंट मास वो मास होता है जिसका सारा मास उड़ा के आप सेंटर पे ले आओ, एक पॉइंट पर ले आओ, कंसंट्रेट कर दो, तो उसका फायदा ही होता है, उसका रेडियस 0 हो जाता है, ठीक है। अब अगर अब ये वाला पार्ट तो इसका रेडियस को शो कर रहा है ना, ये वाला पार्ट रेडियस को शो कर रहा है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस रेडियस को शो कर रहा है। अगर ये अर्थ है तो ये रेडियस ऑफ अर्थ को शो कर रहा है, ठीक है। और ठीक है, ऐसे ही है, यही वाली बात है। अब जरा मेरी बात सुनना, अगर ये वाली सीन है तो ये वाला ग्राफ उस केस के अंदर यहां पे रुकेगा नहीं। किस केस के अंदर की बात कर रहा हूं, किस केस के अंदर की बात कर रहा हूं, जरा समझा। अगर ये पॉइंट मास है तो ये ग्राफ यहां पे रुकेगा नहीं, ये ग्राफ आगे अप्रोच करेगा वाई एक्सिस को, यहां से चलता 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 ये वाई एक्सिस को अप्रोच करेगा, वाई एक्सिस को अप्रोच करेगा। मेरी बात समझो, ठीक है। ये ग्राफ यहां से चलता चलता एक्स एक्सिस को अप्रोच करेगा, टच नहीं करेगा, अप्रोच करेगा, समझना बात को। अगर तो पॉइंट मास होगा तो ये ग्राफ यहां लगेगा, इसके करीब आ जाएगा, और ये भी इसके बिल्कुल नियरेस्ट आ जाएगा, टच नहीं करेगा। बिकॉज दीज टाइप्स ऑफ ग्राफ आर कॉल्ड, दीज टाइप्स ऑफ लाइन आर कॉल्ड एसिम्पटोट्स। वो एसिम्पटोट एक ऐसी इनफाइनाइट लाइन होती है जो दूसरी लाइन से जाके इनफाइनाइट पे मिलती है। तो ये जो कर्व होगा, अगर पॉइंट मास होगा तो ये पॉइंट मास का तो रेडियस तो 0 हो गया, यानी आपने पूरे अर्थ को सुकेड़ के समेट के एक पॉइंट पे लेकर आ गए। जब इसको आप सकेड़ सुकेड़ के सिमट के एक पॉइंट के ऊपर लेकर आ गए, तो आपका ग्राफ, जो नया ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा भाई। और मैं इसको मोटा उससे कर दूं, ये वाली लाइन होगी भाई, ये देख ले, इस तरह की होगी, वो वाई एक्सिस को अप्रोच कर रही होगी। थोड़ा सा नीचे करना चाहे नीचे कर ले, समझ आई भाई, इस तरह का ग्राफ होगा। क्लियर है बच्चों।
सर इसको नीचे कर दो। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक मसला है और आयशा अभी तक होस्ट है। अब सही चलेगा, मसला आ रहा है आयशा, इसलिए कह रहा हूँ। हाँ जी सादिया पूछो। सर पॉइंट मासेस के लिए किसी इन्फिनिट वैल्यू पे लाइन अप्रोच करेगी वाई एक्सिस पे, आप ये कह रहे हैं? वो इनफाइनाइट जाती भी करे दिखेगी तुम्हें, मतलब मिलती भी दिखेगी वाई एक्सिस को ऐसे, लेकिन यानी टच लाइन नहीं यहाँ से आ करेगी। रही, टच नहीं कर सकती, एसिम्पटोट्स हैं ये ऐसे। ये नीचे वाली लाइन एसिम्पटोट है, कर्व को टच टच नहीं कर रही, इनफाइनाइट पे जाके मिलेगी ना। कभी इनफाइनाइट आता है ना कभी वो मिल पाती है, हम इसलिए कहते हैं इनफाइनाइट पे जाके मिलेगी। सही है भाई, टेक्निकली बात करो नहीं मिलती, लेकिन थ्योरेटिकली ठीक है। इसी तरह ये भी देख लो, ये लाइन भी एसिम्पटोट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये लाइन एसिम्पटोट बन जाती है, यानी कि बिल्कुल दूर जाती चली जाएगी, अप्रोच करेगी, करीब आती। सीधी लाइन नहीं कर देना गलती से इसको। हाँ, अक्सर बच्चे सीधी करके पैरेलल चलाते हैं, ये हरकत नहीं करना। थोड़ा सा टेढ़ी दिखाना, करीब लाते हुए वहां जाके खत्म करना। इस तरह का ग्राफ होगा फॉर पॉइंट मास, ठीक है। और फॉर रियल मास जाहिर सी बात है वो यहां तक जाएगा। अब इसके अंदर कहानी क्या है, अभी इनसाइड प्लैनेट अर्थ, क्योंकि वो तो चलो पॉइंट मास मैंने बनाया था ना अभी, अभी जो बनाया ये तो पॉइंट मास के लिए बनाया था। पॉइंट मास का ये कि ये देखो, ये रहा पॉइंट मास। अब पॉइंट मास का सीन ये है कि भाई पॉइंट मास क्यों वाई एक्सिस को टच कर रहा है, क्योंकि भाई रेडियस क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। मैंने बता दिया सारे मासेस को जमा करके आपने एक पॉइंट पे कलेक्ट कर दिया। अब जरा पॉइंट मास को मैं यहां से हटा रहा हूं, यहां से। अब सुनिए, दोबारा आइए रियल उसके ऊपर, ठीक है। अब जरा सुनिए, अब आ जाए दोबारा रियल मास के ऊपर। अब जरा रियल मास का किस्सा दोबारा सुनिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि रियल मास के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का क्या सवाल है। फर्ज करें आप अर्थ के अंदर खुदाई करना शुरू करें, होल करना शुरू करें, बोर करना शुरू करें, आपको क्या लगता है अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जमीन के अंदर जैसे जैसे जाएंगे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के साथ क्या कहानी होगी, 0 हो जाएगी? बताइए क्या होगा, कौन बताएगा जी? हु इज गोइंग टू टेल मी? सर आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे जैसे अर्थ की सरफेस के आप अंदर जा रहे हैं, अब मैंने आपको पकड़ के जमीन के अंदर ले आना शुरू कर दिया ऐसे सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ, जैसे जैसे अंदर जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के साथ क्या होगा? बाहर, हाँ क्या होगी? मावा कह रही कांस्टेंट रहेगी, और कोई कुछ कहना चाह रहा है? आयरा सर इंक्रीज होगी। इंक्रीज होगी, ठीक है। एक कह रही कांस्टेंट रहेगी, एक कह रही इंक्रीज है, डिक्रीज नहीं होगी। सादिया कह रही डिक्रीज होगी। तीन बातें, एक तीनों अलग अलग बातें। अच्छा सादिया डिक्रीज होगी, क्यों होगी डिक्रीज सादिया? सर ऐसी तुक्का लगाया। शाबाश भाई, बात तो तुम सही। तुम्हें फिरदौस की लॉन दे दे हम, या वेस्ट पॉइंट का डिस्पेंसर, या एक बाइक दे दे तुम्हें अच्छी वाली, हार्ले डेविडसन चलाओ तुम, ओए होए लंदन की सड़कों पे, बर्मिंघम। अब सुनो भाई, इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का मैंने ग्राफ अभी बनाया है, लीनियरली डिक्रीज होती है। क्यों होती है समझाता हूं, कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। पूछना ना कभी टीचर से अपने, सर क्या होगा, बोलेंगे लीनियरली डिक्रीज। पूछो क्यों, बाहर तो इनवर्स स्क्वायर लॉ लग रहा है, पूछो कि सर देखें बाहर जो आप लॉ लगा रहे हैं वो तो इनवर्स स्क्वायर लॉ लगा रहे हैं, ठीक है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो बाहर तो आप ऐसे डिक्रीज कर रहे हैं, अंदर ऐसे क्यों नहीं डिक्रीज कर रहे, अंदर लीनियरली क्यों कर रहे हैं? पहले तो उनसे पूछो ग्राफ कैसे बनेगा। जब वो कह देना कि हाँ ग्राफ लीनियर बनेगा, अब उनसे अगला सवाल करना कि भाई लीनियर ग्राफ क्यों बनेगा, ये वाला क्यों नहीं बनेगा, नहीं ऐसी टेढ़ी मेढ़ी ग्राफ क्यों नहीं बनेगा, ये वाला शेप क्यों नहीं बनेगा, पूछना तुम। मैं तुम्हें इसका जवाब दे रहा हूँ टेक्निकली, ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हें इसका जवाब दे रहा हूँ टेक्निकली प्रूफ के साथ। अब जरा समझो उसकी, इसका रीजन है भाई, इसका रीजन ये कि फर्स्ट करो ये है तुम्हारा सरफेस ऑफ अर्थ, भाई ये है फर्स्ट करो सरफेस ऑफ अर्थ। अब मैं अपनी प्रीवियस मेमोरी में ये ड्राइव कर रहा हूं, तुमने पता क्या करना है कि वेरिएशन ऑफ जी एट डेप्थ डी फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। अब तुम खुदाई करते करते, और बड़ा कर लो भाई, तुम खुदाई करते करते अर्थ की
अर्थ की सरफेस से तुम खुदाई करते करते यहाँ पहुंच गई, कहाँ पहुंच गई अभी हम बताते हैं तुम्हें, इधर कहीं पहुंच गई, इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है भाई, यहाँ पर एक और सर्किल बना देते हैं। ठीक है भाई, ये एक सर्किल बना देते हैं और तुम खुदाई करते करते इधर पहुंच गई हो, या यहाँ से नहीं, चलो यहाँ से दिखाते हैं तुम्हें। ठीक है, यहाँ से तुमने खोदना शुरू किया और इतना अंदर चले गए। अब मुझे नहीं पता कौन सी जगह तुम पहुंच गई, पहले देखो मैथमेटिकली। अब तुम जब इस जगह पर पहुंची तो ये वाली जगह, इसको डिस्टेंस को डी ले लो। ठीक है, और स्टिल यू नो दैट के सेंटर से लेकर बाहर तक का जो डिस्टेंस है ये रेडियस ऑफ पड़ता है। यस और नो में जवाब देना मुझे, सारे जवाब दो। ये रेडियस ऑफ पड़ता है कि नहीं है? अब तुम जिस जगह पे आके खड़ी हो इस जगह पे तुम्हें जी की वैल्यू पता करनी है, इसको जी एन कह दो, एन फॉर न्यू। ठीक है, एन फॉर न्यू, नया जी पता करना है। अच्छा जी, अब क्या करें, अब इस चीज को समझना। तुम्हें पता है कि अर्थ की जो अब ये चीज समझ में आ गई। तुम इस जगह पे इस पोजीशन पे खड़ी, इसका कोई भी नाम दे दो। लेट्स से ये पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी, यू आर स्टैंडिंग एट पोजीशन बी। सो एट ए के ऊपर तुम्हारी जी की वैल्यू क्या होगी, इसको पहले देखो। तुम्हारी जी की वैल्यू होगी जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ऐसे ही है कि नहीं? अगर ए पे खड़ी हो सरफेस पे तो ये फॉर्मूला लगेगा नहीं लगेगा? सादिया बोलो। जी सर। अब जब तुम बी के ऊपर आती हो तो तुम्हारे साथ मसला हो जाता है। जब बी पे आती हो तो अब जी नया वाला जी चाहिए तुम्हें, जी एन चाहिए। फॉर्मूला में तुम क्या लोगी बताओ, क्या लगाओगी? फॉर्मूला पढ़ो, फॉर्मूला पढ़ो, क्या लगाओगी आगे फॉर्मूला? अगर बी पे पहुंच गई क्या फॉर्मूला लगाओगी? आर ई माइनस डी। नहीं, पहले पूरा पूरा फॉर्मूला बताओ ना। कैपिटल जी एम कैपिटल अपॉन आर ई माइनस डी होल स्क्वायर। आर ई माइनस डी होल स्क्वायर, और यहाँ पे लगेगा आपका मास। जी सब एग्री कर रहे हो इस बात से? जी सर। सब एग्री कर रहे हो? मैं तो नहीं कर रहा सादिया तुमसे, मैं तुम्हारी बात से एग्री नहीं करूंगा। सादिया पूछो क्यों? क्यों सर? इसलिए कि जब तक कि अब जब तुम यहां आ गई हो तो इस सर्किल के अंदर वाला मास लेंगे बाबू, बाहर वाला क्यों ले रही हो? बाहर वाला क्यों ले रही हो? सर मास बोल रहे हैं आप? हाँ मास, तुमने सर मास तो बात नहीं कांस्टेंट पलट। नहीं रहता। नहीं, अभी तुम अंदर आ गई हो, बाहर होती अच्छा तो सही फिर है। अभी तुम अंदर आ गई हो। इफेक्टिव मास चेक करो, यहाँ पर आई तो मास तो वही लोगे जो अंदर का मास है। फंस गई तुम। अब ये मास एक न्यू मास है, इसका भी कोई एन वेन लगा दो यहाँ पे। अब अब यहां से सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहां से कॉन्सेप्ट आता है डेंसिटी का। देखो मैं थोड़ा सा सिर्फ ड्राइव करके दिखा देता हूं। मैं ये थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें हैं लेकिन मैं कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूं। ई का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां से तुम चाहो तो मास को एक तरफ कर भी सकते हो और डिवाइडेड बाई इसको तुम कर दो जी, तो ये यहां से तुम्हारे पास वैल्यू आएगी न्यू मास की। इसको इक्वेशन 1 कर दो। क्लियर है? इक्वेशन 1 हो गई तुम्हारी। ठीक, अब आ जाओ, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? जी न्यू कर दो या ज्यादा अच्छा, इसको न्यू की जगह इसको प्राइम कर लो, कोई भी नंबर दे दो, कोई भी वैल्यू दे दो। अच्छा सुनो, डेंसिटी ऑफ अर्थ, क्या फॉर्मूला होता है डेंसिटी का? बोलो, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मैं अर्थ को एज ए स्फीयर कंसीडर करूं तो मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। होगा नहीं होगा? जी बोलिएगा, होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? तो अगर मैं, ठीक है, ये होगा, ये होगा जब ये बाहर की तरफ होगा, बाहर वाले फेस के अंदर होगा। ठीक है, अच्छा जब ये अंदर वाले फेस में आएगा, यानी इस जगह पे आगे खड़ा होगा, तो अब मास आप न्यू वाला मास लोगे और आप यहाँ पे लोगे, यहाँ पे लोगे आर ई माइनस डी का होल क्यूब। ठीक है, डेंसिटी ऑफ अर्थ 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहां से मैं न्यू मास को एक तरफ करूं तो 4/3 पाई डेंसिटी इंटू आर ई माइनस डी का होल क्यूब। समझ आई नहीं आई बच्चों? क्लियर है? अब ये मास की वैल्यू को उठाओ, यहां सब्स्टिट्यूट कराओ। अब देखो लेफ्ट साइड में क्या बचा? जी एन इंटू आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल जी। राइट साइड पे क्या बचा? 4/3
4/3 पाई रो। ठीक है भाई, कुछ समझ आया? कुछ कैंसिलेशन हो रही है तो प्लीज कर दो। क्या होगी कैंसिलेशन, जरा चेक करो। ये दोनों कट जाएंगे, इसकी एक पावर बचेगी, बचेगी। जी सर। अब जी न्यू की वैल्यू को एक तरफ करो, तो 4/3 पाई डेंसिटी डिवाइडेड बाई क्या आएगा, बल्कि मल्टीप्लाई में आएगा डेंसिटी, और आएगा आर ई माइनस का डी। हाँ भाई, ये इक्वेशन आ गई। जरा आंखें खोल के देखो सबके सब, ये कौन सा है? ये नया जी है। किस जगह पे? अंदर वाले पॉइंट पे। इसमें 4 है, 3 है, पाई है, डेंसिटी, डेंसिटी हम अज्यूम कर रहे हैं हर जगह पे यूनिफॉर्म है, और आर माइनस क्या है, डी। इसकी पावर क्या है, 1। ये कैसा रिलेशनशिप है, लीनियर, नॉन लीनियर नहीं है। इसी वजह से अंदर जो ग्राफ बन रहा है वो जी का, वो क्या बन रहा है बेटा, लीनियर बन रहा है, नॉन लीनियर नहीं बन रहा। पावर चेक करो इसकी, कहां है 2, कहां है 2 बताओ। जैसे जैसे समझो, जैसे जैसे डी की वैल्यू बढ़ेगी, वैसे वैसे इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कम होता चला जाएगा। जैसे जैसे इनका डिफरेंस कम होता चला जाएगा, नए जी की वैल्यू भी डिक्रीज होती चली जाएगी। जी बोलो अस्ता। Sir, where does that capital G go? कैपिटल जी लगा लो, पुप्पो के पास गया मिलने के लिए, लगा लो, क्या टेंशन है सानू की, लगा लो जी, मुझे क्या, कांस्टेंट है। समझ आ गई बात? जी जी पूछो, आयशा पूछो, जिसने सर जो मुझे सवाल। नहीं लगता मास चेंज होना चाहिए। क्या चेंज होना चाहिए? मास। आपको नहीं लगता? क्यों नहीं लगता? आप जब इस जगह पे जाएंगी तो आप सेंटर से ये डिस्टेंस ले रही हैं, तो जब ये डिस्टेंस ले रही है तो सर्किल भी इतने हिस्से का बनेगा, स्फीयर भी इतने हिस्से का ही बनेगा। इतने हिस्से को थोड़ी लेंगी आप, मैथमेटिकल इतने हिस्से को नहीं लेंगी आप, कैसे लेंगी आप? हाँ मुझे सर लेकिन जवाब दी। अगर मैं दुनिया के अंदर जा रही हूँ तो दुनिया का हाँ, मास तो कांस्टेंट होता है। दुनिया तो फिर दुनिया का मास कांस्टेंट है, लेकिन आप सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ जा रही हैं। आप जो रेडियस लेती हैं वो हमेशा ऑब्जेक्ट के सेंटर से लेती हैं, समझिएगा। और जो मास भी वही लेंगी, जितने हिस्से का वो सर्किल बनेगा उतने हिस्से का ही मास लेंगी आप। आप जब यहां खड़ी थी तो आप कितने हिस्से का मास ले रही थी? आपके पांव के नीचे जो था, और आप कितने हिस्से का रेडियस ले रही थी, जो कहां से, सेंटर ऑफ अर्थ से आपके पांव तक था। मैं गलत थोड़ी कह रहा हूं, आपने कभी सोचा ही नहीं ये चीज। हाँ, अब अगर मैं आपको उड़ाऊं और उड़ा के बाहर स्पेस में ले जाऊं, यहां ऐसे, स्पेस नहीं, थोड़ा सा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर हवा में ऊपर ले जाऊं, एटमॉस्फेयर में ही ले जाऊं। अब आप बोलेंगी कौन सा मास लूं, तो मैं आपसे कहूंगा अब इसमें एयर का मास भी शामिल करो। एयर का मास नेग्लिजिबल होता है मास ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में। इसलिए अब अगर आप सर्किल बनाएंगी यहां पर, तो सिर्फ मास ऑफ अर्थ का वही मास रखेंगी जो है, क्योंकि एयर का मास नेग्लिजिबल है। लेकिन आप जब अंदर आ रही हैं तो सिर्फ उस सर्किल के अंदर जो मास होगा, उस स्फीयर के अंदर जो मास होगा वही मास लेंगी, उससे ना ज्यादा नहीं पूछेगा वो। लेकिन तुम्हें पता होनी चाहिए कि स्ट्रेट लाइन है क्यों। तो मैंने आपको बताया कि भाई न्यू जी की वैल्यू 4/3 पाई रो जी, और ब्रैकेट में रेडियस ऑफ अर्थ माइनस डी। जैसे जैसे आपका डी बढ़ेगा, डेप्थ बढ़ेगी, डेप्थ में जाओगे, वैसे वैसे ये डिफरेंस जो है वो कम होता चला जाएगा, और जी की वैल्यू भी कम होती चली जाएगी। समझ आई नहीं आई? भाईजान लीनियर रिलेशनशिप है, प्रूफ कर दिया मैंने। ठीक है, चलें आगे। सर वो स्क्रीन दिखा दें। हाँ हाँ, स्क्रीन देख लें आप, ये आप देख लें। सर इसमें जो आप इफेक्टिव मास कह रहे हैं वो स्फीयर का मास है ना? वो इनसाइड जो हमने इमेजिनरी स्फीयर बनाया, जितनी डेप्थ में तुम पहुंच गए ना, उस डेप्थ पे जो हमने इमेजिनरी स्फीयर बनाया, ये इसका मास है। सही है। ये ग्राफ समझ आ गया? अब मान लो तुम्हारे पास दो दो रियल मासेस क्यों लिख रहा हूं, पॉइंट मासेस और रियल मासेस में सिर्फ एक फर्क है कि उसका आर श्रिंक हो जाता है, सारा मास सेंटर में आ जाता है, खत्म कहानी। अगर मैं रियल मासेस के लिए ये बात करूं, सुनो, तो रियल मासेस के लिए अगेन अब क्या होगा, रियल मासेस को इमेजिन करो। अभी देखो सीधी सी बात है कि हम प्लेनेट अर्थ पर है, हमारे सबसे करीब जो रियल मैसिव बॉडी है वो है मून। ठीक है, सैटेलाइट्स तो बहुत छोटी छोटी सैटेलाइट्स हैं कंपैरेटिवली, बात करें मून के। अब फर्ज करो ये आप खड़े हुए हो
ठीक है, जमीन के ऊपर, ठीक है, समुद्र के किनारे, और ये ऊपर आपके 14वीं का चांद है, ठीक है, ये रहा। अब ये जो चांद है, चांद नहीं लिख रहा भाई मून में, मेरी मर्जी। और यहाँ पे ये क्या है, अर्थ, ठीक है। अब ये जो चांद है जिसको आप देख रहे हो, कैसे देख रहे हो इस पे बात नहीं कर रहा, लेकिन आप देख रहे हो भाई, इसके करीब आने से आप उड़ना नहीं शुरू कर जाओगे, लेकिन वाटर थोड़ा थोड़ा चढ़ना शुरू कर जाता है। जब जिस दिन फुल मून होता है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से पानी समंदर में हल्का हल्का चढ़ना शुरू कर जाता है। आप गूगल कर लीजिए, ये इफेक्ट होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी का। तो पॉइंट इज दैट कि जैसे जैसे दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के करीब आते चले जाएंगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो नेट फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो शिफ्ट होगी। अब कैसे, उसको समझो। अब अगर फर्ज करो इस चांद को यहां से उठाकर मैं करीब लेके आऊं, तो आप पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है वो अभी अर्थ की लग रही है। जैसे जैसे ये करीब आना शुरू हो जाएगा ना, तो इसकी इंटरवेंशन भी आपके ऊपर होना शुरू हो जाएगी। हो सकता है एक वक्त ये इतना करीब हो जाए कि आप वेटलेस होना शुरू हो जाओ, या आपका मास इतना कम हो जाए कि आप हल्का हल्का जंप करो, ऐसे लंबे लंबे जंप मारो ऐसे जमीन के ऊपर यूं, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी आपकी बहुत वीक हो जाए। सवाल है क्यों? क्योंकि जब ये करीब आएगा तो आप पे अब दो चीजें फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगा रही हैं, दो ऑब्जेक्ट्स, एक तो ये अर्थ लगा रहे हैं और दूसरा ये मून। अब आप बात करोगे नेट ग्रेविटी, नेट ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर, नेट जी के ऊपर बात करोगे, रिजल्टेंट जी पे। तो ये जो ग्राफ हम बना रहे हैं ना नीचे, ये जो जी है ये रिजल्टेंट जी है या नेट जी है? ये नेट है। समझ में आई? मच्छर रोकने के लिए जो नेट है ना, वो वाले की बात नहीं कर रहा भाई, रिजल्टेंट वाले की बात कर रहा हूं। ये नेट वाला है, ये डिस्टेंस है, ठीक है। अब सुनो, ऊपर बना रहा हूं फिजिकल रियलिटी, कान खोल के सुन लो, ऊपर नीचे को बाद में मिलाना। ये फिजिकल रियलिटी और ये ग्राफ है, सुनते चले जाओ। सबसे पहले प्लैनेट के अंदर से आप निकले, आप एलियन आदमी सेंटर ऑफ अर्थ से चलते हुए अर्थ के सरफेस पर आए, तो जी की वैल्यू ऐसे वेरी कर रही है लीनियरली, ठीक है। एज्यूम दैट कि यूनिफॉर्म डेंसिटी है अर्थ की। फिर जैसे जैसे आपको यहां से छोड़ा, जैसे जैसे यहां से छोड़ा, अब आप आगे की तरफ जा रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं। सो आपकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है ना, अगर अर्थ अकेली होती, तनहा होती है, चांद की तरफ जा रहे हैं, मून की तरफ जा रहे हैं, सो आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऐसे वेरी करती। ये जीवन है, ठीक है। उसकी डायरेक्शन कहाँ है? लेफ्ट साइड पे, इधर पीछे की तरफ। उसको हमने पॉजिटिव ले लिया, लेफ्ट साइड को, ठीक है। सुनो, लेकिन आप उड़ते उड़ते अपने पर लगाकर, ठीक है, या सैटेलाइट में बैठ के, स्पेस शटल में बैठ के, स्पेस क्राफ्ट में बैठ के आप उड़ना शुरू कर गया। करते 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 आप जैसे जैसे आगे जा रहे हैं, तो ये जो अर्थ की जो जी की वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है। इधर अभी मून नहीं आया, एक वक्त आएगा बिल्कुल अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है उसके किनारे पे पहुंच जाएंगे। ये वाला पॉइंट है, इसकी सीध में। फर्स्ट करें अभी मून नहीं है, एज्यूम दैट मून इज नॉट देयर, चांद नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब दोबारा से चलते हैं, अब चांद को लेकर आइए, अब ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ में मून को लेकर आइए। अब जैसे ही आप मून को लेकर आएंगे तो देखो भाई, मून भी अपनी तरफ खींचेगा। मून यहाँ पर बैठ के पापड़ तो नहीं बेच रहा ना, मून भी खींचेगा। मून की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहाँ है? अपोजिट डायरेक्शन में, किसके? अर्थ के। तो अर्थ की अगर पॉजिटिव ली थी तो मून की G2 कर लो और वो नेगेटिव ले लो। और ये दोनों वेक्टर हैं, तो इसको अगर पॉजिटिव है इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाओगे, तो ये नेगेटिव है इसको नीचे वाले क्वाड्रेंट में बनाओगे। समझ लो, इसका साइज छोटा है तो इसमें जी की वैल्यू कम होगी, G2 कम होगी, इसलिए देखो इसकी हाइट भी कम रखी है और इसकी हाइट ज्यादा रखी है। सुन लो, इसकी हाइट कम रखी, इसकी हाइट ज्यादा रखी, ये बात दिमाग में रखो। तीसरी अहम बात कि जब मैं यहां से ऊपर जाऊंगा तो ये जी की वैल्यू अर्थ पे प्लस 9.81 है, ये डिक्रीज होगी। 9.81 से 9, 9 से 8, 8 से 7, 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0। अगर चांद नहीं है तो, अगर चांद है तो क्या होगा? आप इसको लेके ऊपर जा रहे हो, 9 से 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, एक वक्त आएगा अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इस पॉइंट पर, ये जो लाइन जा रही है ना ऐसे, इस पॉइंट पे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ हो जाएगी 1.6, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है न्यूटन पर केजी, और खींचेगी कहां? लेफ्ट साइड पे, ये है G1,
इस डायरेक्शन में, और ये वो पॉइंट होगा जहां पे, और ये मून की सरफेस के बिल्कुल क्लोजर होगा, बहुत करीब होगा। अच्छा, और ये वो पॉइंट होगा जहां पर मून की भी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इस डायरेक्शन में, यानी ये भी होगी 1.6 न्यूटन पर केजी। ठीक है, इसको माइनस ले लो क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में। और अगर मैं यहाँ पे नेट जी निकालूंगा तो ये भी 1.6, ठीक है, ये भी 1.6, दोनों मिला के 0 हो जाएगी, और आप हवा में लटके रह जाएंगे इस जगह पे, ना आपको ये खींच पाएगा ना ये। रिजल्टेंट जी की वैल्यू 0 होगी। ग्राफिकली देखिए, तो पहले आप अकेले थे तो ऐसे ग्राफ था, यानी मून नहीं था, तो आपका ग्राफ यूं जा रहा था। अब जैसे ही मून आया तो इसका ग्राफ थोड़ा सा नीचे चला जाएगा, अब वो मून के ग्राफ से जाके ऐसे मिल जाएगा इस पॉइंट के ऊपर, और ये वो पॉइंट होगा जहां पे रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगी, जी की, वो 0 होगी, नेट जी 0 होगा। समझ में आई या नहीं आई बेटा सारी बातें? इस पॉइंट पर, ये पॉइंट है जहां पे जी की रिजल्टेंट वैल्यू 0 होगी। अगर यहां पर मून नहीं होता तो जो जी की वैल्यू वो इस तरह से डिक्रीज होती, यानी ऐसे डिक्रीज होती, क्यों डिक्रीज होती, ठीक है। लेकिन अब और इसी तरह अगर अर्थ नहीं होता तो जो जी की वैल्यू है फॉर मून वो ऐसे डिक्रीज होती, ये एक्चुअल लाइन है उनकी। ओके, सही है सर। ठीक है, ये जब वो आइसोलेटेड मासेस होते हैं, लेकिन अभी वो आइसोलेटेड नहीं, एक दूसरे की फील्ड अफेक्ट कर रही है, तो अब ये कंबाइन रिजल्ट है, ये नेट रिजल्ट है, ये बीच में कहीं आएगा। आ रही बात समझ? ये नेट रिजल्ट है दोनों का। और डायरेक्शन अपोजिट क्यों किया ये नीचे, यहां से इधर क्यों नहीं घुमा दिया? इसलिए कि भाई जी की वैल्यू है, इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, इसकी अपोजिट है, और दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर नहीं है। ये सुन लो बेटा। चलें आगे। अच्छा भाई आगे आ जाओ, कुछ इक्वेशन बना के रख लो, अपने पास काम आएंगी। इस पॉइंट के ऊपर जी की वैल्यू क्या है भाई, 0, रिजल्टेंट जी 0 है, तो G1 माइनस G2 की वैल्यू 0, तो मैं कह सकता हूं G1 और G2 इक्वल होगा। ठीक है, अब यहां से भी कर लो, अगर इस पॉइंट पे G1 और G2 इक्वल है दोनों, तो इस पॉइंट पर G1 इक्वल टू G2 है। सो G1 की वैल्यू क्या होगी, G कैपिटल M, यानी मास, इसको कैपिटल M कर लो, या M1 कर लो, इसके मास को M2 कर लो। सो Gm1 अपॉन ये डिस्टेंस, सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस, ये क्या डिस्टेंस है, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। और अगर यहीं पे मैं अगर G2 की बात करूं तो उसकी वैल्यू होगी Gm2 डिवाइडेड बाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस होगा, इसके सेंटर से ये डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कितना है देखो, दोनों के दरमियान डिस्टेंस जो है वो D गिवन है, और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो है वो x गिवन है। सो D में से x निकाल दो, तो जो डिस्टेंस बचेगा वो ये वाला डिस्टेंस होगा, खत्म बात, वो ये वाला डिस्टेंस होगा। क्लियर है? ठीक। सो इसके लिए ये d माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। सो G1 इज Gm1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और दूसरा जो G2 है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ 2, वो Gm2 अपॉन d माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये लिख लो, नोट कर लो, और नीचे एग्जैक्टली ये चीज उतारी है मैंने। सो Gm1 अपॉन एक्स स्क्वायर, Gm2 अपॉन d माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक सेकंड रुको, एक सेकंड, और फिर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ से ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को कैंसिल करो, कैंसिल करो, और इसको रीअरेंज करो, तो जो दोनों के मासेस का रेशियो होगा वो दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर का रेशियो होगा। ये रेशियो दिमाग में रखना, पहले लिख लो इसको। चलें, अब इधर देखो, तो कह रहा है बाइनरी स्टार कंसिस्ट ऑफ टू स्टार्स ए एंड बी दैट ऑर्बिट वन अनदर एज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 1.1। ये दोनों बाइनरी स्टार, यानी दो स्टार है, दो सितारे कॉमन पॉइंट के गिर्द घूम रहे हैं, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, बिल्कुल होता है। और मजे की बात इसमें अक्सर ऐसा होता है कि जो छोटा सितारा है ना, वो आगे जाके वो जो छोटा सितारा है, जब इसकी लाइफ टाइम पूरी होने पे आती है ना, तो वो अपना जो अपने आप को कन्वर्ट कर देता है। जरूरी नहीं कि दोनों इक्वल मासेस के हो, तो जो छोटा सितारा है वो अपने आप को कन्वर्ट करता है व्हाइट ड्वार्फ में, और जो बड़ा स्टार है वो अपने आप को कन्वर्ट करता है रेड सुपर जायंट के अंदर, और फिर वो फटता है सुपरनोवा बन के। तो अल्टीमेटली व्हाइट ड्वार्फ का भी बेड़ा गर्क होता है। तो ये पूरा बाकायदा स्टार साइकिल है। सो एनीवेज, ये दो सितारे कॉमन सेंटर के गिर्द घूम रहे हैं। ठीक है, जैसे वो लड़कियां नहीं खेलती, वो कौन सा गेम होता है जिसमें वो हाथ ऐसे क्रॉस बना के वो बच्चियां गांव देहातों की खेलती हैं ऐसे, मुझे नहीं पता उसका नाम क्या है, हाथ पकड़ के ऐसे गोल गोल घूम, ऐसे ही समझ लो। क्या क्या कहते हैं उसको, उसका नाम याद नहीं। हाँ मुझे भी नहीं आता, वो बहुत खेलती है लड़कियां ऐसे हाथ पकड़ के दूसरे का गोल गोल घूमती हैं।
बचपन में बड़ा वो ड्रामों में और मूवीज में देखा है, वो लंबी लंबी चोटियां होती हैं बच्चियों की, छोटी छोटी, और वो गाँव देहातों में घूम, ऐसे ही सोचो कि दो सितारे एक दूसरे से ऐसे ही हाथ पकड़ के घूम रहे हैं, वो जो हाथ पकड़ना है वो ग्रेविटेशनल पुल है जो एक दूसरे पे लगा रहे हैं, समझो इस चीज को। The stars are in circular orbit with the centers of the both orbit at point P, a distance d from the center of the star A. ठीक है, center of the star A से distance d given है। Explain why the centripetal force acting on the both stars has the same magnitude. वो कह रहा है कि दोनों सितारे, बड़ी गहरी बात है यार, इतनी गहरी बात, कह रहा है दोनों का कॉमन सेंटर एक ही है। यानी अगर मैं तुम्हें समझाऊं, मैं अगर तुम्हें टेक्निकली समझाऊं तो ये पहले राइट वाले स्टार बी को देखो, ये स्टार बी है, इसके सेंटर में मैं आ गया, ये स्टार बी है, और स्टार बी को ये मैंने ऐसे रखा, ये देखो ये स्टार बी है और इसका ये सेंटर है। समझ आ रही बात या नहीं आ रही है? ये स्टार बी का सेंटर है। अब एक और सर्किल बनाऊंगा, स्टार ए का सेंटर बनाता हूं। ये जो बड़ा वाला सर्किल है ना, यहां से लेकर यहां तक, ये रेड वाले की पहले बात करो, ये स्टार बी का सर्किल है, यानी स्टार बी इस सर्किल में घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। समझ आ रही है? क्लियर है? जी सर। तो इतना लंबा चक्कर लगा रहा है, ठीक है, स्टार बी, उसका रेडियस देख लो सेंटर से कितना दूर है। तो इसका जब रेडियस ज्यादा है, ठीक है, इसका क्या रेडियस ज्यादा है। अच्छा, अब इस वाले स्टार के ऊपर, इस वाले पर आओ, इस पे आओ, ठीक है। अब जब इस वाले पे आओगे तो इसका रेडियस, ये सेंटर से ये है छोटा, इसका रेडियस छोटा है कि नहीं है? जी बेटा जवाब दो, क्या दोनों का रेडियस सेम है कि नहीं है? नहीं सर। अलग अलग है, इसका रेडियस छोटा है। अब एक का रेडियस बड़ा, दूसरे का रेडियस छोटा, तो सवाल है सेंटीपिटल फोर्स सेम कैसे हो गई फिर? ये सोचने वाली बात है। तो सेंटीपिटल एक फोर्स, की एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, एक की एक्सेलरेशन कम। हाँ, एक एक्सेलेरेशन के अलावा भी कोई चीज जो तुम बताना चाहो? सर मास। क्या चीज? सर मास। वो कह रहे हैं एक्सप्लेन व्हाई द सेंटीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द वो स्टार आर द सेम। पहले सवाल ये है, पहला वो मैं अब कंपैरिजन में बात करूंगा। पहला क्वेश्चन तो ये कि सेंटीपिटल फोर्स सेम कैसे है। उसके लिए सबसे पहले तो ये बताओ सेंटीपिटल फोर्स आती कहां से, पैदा कहां से होती है? जब कोई आसमान में कोई अगर स्टार या प्लैनेट घूम रहा है किसी सेंटर के गिर्द, तो उसको सेंटीपिटल फोर्स दे कौन रहा है, निकल के कहां से आती है, वो मुझे जवाब दो। ग्रेविटेशनल फोर्स। अब चूंकि न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो सेम लगाएगा भाई, चाहे इसका मास m1 ज्यादा हो, इसका मास m2 कम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में फोर्स ऑफ ग्रेविटी सेम लगेगी। अब वो घूमना भी शुरू करें, ऐसे ऐसे घूमे, ऐसे ऐसे घूमे, जैसे भी घूमे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो दोनों के बीच में लग रही है वो सेम है। तो जब घूमते हुए वही फोर्स ऑफ ग्रेविटी सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी तो वो भी सेम होगी। तो इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है बताओ? ये नहीं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ द फोर्सेस acting on each other is same, ठीक है, while the gravitational force, short में लिख रहा हूं, provides centripetal force to move in a circular orbit। क्लियर है? ये जगह मैंने छोटी इसलिए की है कि ताकि सारी सब एक ही जगह पर आ जाए, अदरवाइज जाहिर है कि लाइन बहुत बड़ी होती है एक्चुअल पेपर के अंदर। क्लियर है भाई? तो दो बातें, दो पॉइंट बताने हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड द सेंटीपिटल फोर्स एंड बोथ हैव सेम ग्रेविटेशनल फोर्स विद ईच अदर। न्यूटन्स का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी, या न्यूटन्स का थर्ड लॉ भी लगा लीजिए आप। न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली भी
एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस हैं ये। आप चाहे तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का रेफरेंस दे दें, ठीक है, चाहे तो हम न्यूटन के थर्ड लॉ का दे दें, ज्यादा बेहतर है कि न्यूटन के थर्ड लॉ का दें। ये एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस है, ठीक है, पेयर फोर्सेस कहलाएंगी। नेक्स्ट, द पीरियड ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द स्टार अबाउट पॉइंट पी। अच्छा, अब मुझसे मेरा एक चुल है, मुझे मेरा सवाल है कि अगर इसका डिस्टेंस भी सेम है, इसका डिस्टेंस भी सेम है, मतलब अलग अलग है वैसे तो, यानी इसका जो आर भी है वो ज्यादा है और आर ए जो है वो कम है, सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे फिर इक्वल हो गई? तो वही, इसका मास ज्यादा है, इसका मास कम है। मास रीजन नहीं, उसका रीजन नहीं हो सकता क्या? बताओ। हो सकता है सर। मास रीजन है ना, तो इसका मास कम है, उसका मास ज्यादा है, खत्म हो गई बात, तो ये बैलेंस हो गया होगा कहीं ना कहीं। अब वो कह रहा है कि द पीरियड of the orbit of the star about the point P is 4 year. Calculate the angular speed. So angular speed for the uniform circular motion. So 2 pi divided by 4 years है, 4 साल, multiply by 365, इतने डेज आ जाएंगे, multiply by 86,400 seconds, एक दिन में इतने सेकंड्स होते हैं। बताओ क्या वैल्यू आ रही है जी बच्चा लोग, बताओ। Sir, 4.98 multiplied by 10 to the power -8. -8, 4.98 इंटू 10⁻⁻8। अब जरा कंपेयर वो करो, इसका देखो कितना, दो सिग्निफिकेंट फिगर तक क्या करें यार, 5.0 कर लेते हैं, ठीक है, -8, 5.0 इंटू 10⁻⁻8 रेडियंस पर सेकेंड। अब सुनो, द सेपरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ द स्टार इज 2.8। कह रहा है कि द सेपरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ द स्टार इज 2.8, वो गिवन है, into 10⁸ किलोमीटर। The mass of the star A is ma, the mass of the star is B is mb, ratio of ma upon mb is given, दोनों का रेशियो 3 टाइम्स है। determine the distance d, वो कह रहा है डिस्टेंस d, और डिस्टेंस d कहाँ चाचू? ओ, ये वो पॉइंट पता करो कहां पर है, ठीक है, दोनों के रेशियो गिवन है। क्या करें भाई? चलिए सब हटाते हैं हम, अब आ जाइए इसको वापस। अब आप एक काम करें, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी यहां से लेकर यहां तक जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है, जो इसकी सेंट्रीपिटल है वो इसकी सेंट्रीपिटल है, ऐसा ही है या नहीं है? बताइए, है ना? जो सेंट्रीपिटल इसकी है वही सेंट्रीपिटल इसकी है, तो कंपैरिजन तो बनेगा नहीं, क्या करें? अच्छा, एक चीज और हो सकती है, इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है इनके दरमियान, है कि नहीं? बताइए मुझे। जो इनके दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस कर रही है यहां से लेकर यहां तक। सेंटीमीटर, या फिर इसको आसान भाषा में ये ले लो, फर्स्ट करो इन दोनों के दरमियान 1000 न्यूटन की फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसी 1000 न्यूटन फोर्स से ये दोनों क्या हो रहे होंगे भाई? सर्किल में घूम भी रहे होंगे, ये अपने सर्किल में घूम रहा होगा, ये इस वाले में घूम रहा होगा, कॉमन सेंटर ये बना के दोनों 1000 न्यूटन से ही घूम रहे होंगे। यानी इसका मतलब ये कि जब ये ऐसे घूमेगा तो इसकी सेंटर से जो फोर्स लगेगी वो 1000 न्यूटन लगेगी। आगे सुनो, और जब ये अपने सर्किल में घूमेगा तो इसकी जो सेंटर से फोर्स लगेगी यहां से, वो 1000 न्यूटन लगेगी। समझ आई या नहीं आई भाई? क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ ए, यानी बॉडी ए कर लो, इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ बॉडी बी, ये कर लो तुम, ऐसे कर लो, या सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ बॉडी बी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ बॉडी ए, ऐसे कर। अभी तो फिलहाल उसने क्या निकालने के लिए कहा? डिस्टेंस निकालने के लिए कहा, तो हम दोनों के डिस्टेंसेस मर्ज करके भी निकाल सकते हैं। तो अब सुनो, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ बॉडी ए, यानी इस पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है वो दोनों की ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल है, ठीक है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ बॉडी ए बी की जो आपस की ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी इक्वल है, और यही फोर्स यहां से सेंट्रीपिटल फोर्स दे रही है बॉडी बी को भी। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू
द सेंटीपिटल फोर्स ऑफ बॉडी बी। क्लियर है? थोड़ा सा नीचे करके लिख रहा हूं, बॉडी बी, यहां पर भी थोड़ा नीचे करके लिख रहा हूं, बॉडी बी, ये बॉडी ए है। क्लियर है? यानी फिर सुन लो, इन दोनों की जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो बीच वाला पार्ट है, ये है आपस में जो एक दूसरे को लग रहा है विदाउट घूमे। अच्छा, ये सेंटर से जो ये खिंच रहा है ऐसे ऐसे, वो एफ सी ए है, ये सेंटीपिटल फोर्स ऑफ ए है। और इस सेंटर से जो ये जो इसको खींच रहा है इस सेंटर की तरफ बॉडी बी को, वो ये है। क्लियर है? तो सेंटीपिटल फोर्स ऑफ बॉडी बी इज इक्वल टू द सेंटीपिटल फोर्स ऑफ बॉडी ए इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। ये तीनों है आपस में ऐसे। समझ में आई? क्लियर? समझ आया? ठीक है बच्चों, अगर किसी के समझ में नहीं आया तो अभी पूछ लो, बाद में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। रोको, पूछो। अब मैंने ये चीज यहां लिख दी, यहां छोड़ दिया, अब अपनी मर्जी की चीजें उठाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं उठा रहा हूं ये, क्योंकि डिस्टेंस डी निकालना है तो आसानी से ऐसे ही निकलेगा। इन दोनों को उठा रहा हूं, दोनों की सेंटीपिटल फोर्सेस को, एफ सी बॉडी बी बॉडी ए इक्वल। ठीक है, अब देखो दोनों के फॉर्मूले लगाओ सेंटीपिटल फोर्स का, क्योंकि ओमेगा निकाल चुके हो तो ओमेगा वाला फॉर्मूला लगाना। फॉर्मूला क्या होता है सेंटीपिटल फोर्स का? एम आर ओमेगा स्क्वायर, यही वाला रखोगे तुम। ठीक है, सो ये मास ऑफ बॉडी ए एम आर, आर जो भी रेडियस है उसका। अच्छा, डिस्टेंस कितना है? आर से लेकर यहां तक का डिस्टेंस ये रहा डी, ये आर ए कर लो। ठीक है, इसको डी कर लो, इसको यहाँ पे रखो डी, और आखिर में रखो ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा तो दोनों के लिए सेम ही होगा, जाहिर सी बात है। तो ये चीज अजीब अजीब गरीब किस्म के सवाल बच्चे पूछते, तो मैंने पहले ही बता दूं ओमेगा दोनों के लिए कॉमन है, सेम है, दैट विल नॉट बी चेंज, बिकॉज दोनों का पीरियड सेम है। बोल तो रहा है वो, दोनों का पीरियड सेम तो दोनों का ओमेगा भी सेम। सो यू हैव टू पुट दिस वैल्यू ओमेगा एज ए ओमेगा। अब आ जाओ बी के ऊपर, ये आएगा एम, उसके साथ आएगा बी, उसके साथ आएगा आपका डी, और उसके साथ अब जो, अच्छा डी डिस्टेंस नहीं है, इसका जो डिस्टेंस होगा, इसका यहां से जो डिस्टेंस है वो ये डिस्टेंस, इसको कुछ भी कर लो, इसका कोई भी नाम दे दो, इसका डी दे दो, कैपिटल डी, और डी में से मैं ये छोटा वाला डी निकालूंगा तो ये डिस्टेंस होगा डी माइनस स्मॉल डी। इस वैल्यू को याद रखना, 2.8 एक्सपोनेंट 8 किलोमीटर। ठीक है, सो यहां पर क्या लिखेंगे? डी माइनस स्मॉल डी मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर। समझे नहीं समझे बच्चों? क्लियर? अब क्या करेंगे, कौन मुझे बताएगा क्या निकालना है हमको? कर दो कैंसिल ओमेगा से ओमेगा। अब मास ऑफ ए अपॉन बी का रेशियो भी गिवन है, ठीक है, और इस डी को राइट साइड पे, यानी इसको उठा के मैंने क्या कर दिया, इधर ले गया, इसको उठा के यहां ले गया, डी को उधर ले जाऊंगा। सो डी माइनस डी डिवाइडेड बाई डी डी डी। ठीक, सेट है? अब ये राइट साइड पे देखो, ये पूरा रिलेशन जो है, ये रेशियो गिवन है कितने का? 3.0। अब ये इस तरफ आओ, राइट साइड पे आओ, तो ये डी अपॉन डी अलग अलग कर लिया, अपॉन डी अपॉन डी। सो ये कैंसिल होके ये 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये 1 आ जाएगा, -1 होगा, ऊपर ये इधर जाके क्या हो जाएगा, +1। सो 3 + 1 अपॉन, अब ये डी की वैल्यू रखो, डी क्या था? 2.8 इंटू 10 की पावर 8 किलोमीटर था, तो 11 मीटर में डालो, डिवाइडेड बाई नीचे एक और डी। ठीक है, अब डी को उधर भेजो, इधर भेजो, तो डी इज इक्वल टू 2.8 इंटू 10 की पावर 11 डिवाइडेड बाई ये 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? Sir, 7 multiplied by 10 की power 10. सॉरी, 7 multiplied by 10 की power 10. 7 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 10 होना चाहिए, लेकिन ये मीटर में है, और किलोमीटर में कितना आएगा? 3 0 कम कर दो, तो ये 7 किलोमीटर में आएगा।
समझ आ रही बात? बाबा समझे नहीं समझे? आई सबके समझ? लास्ट जी सर। अब कह रहा है कि मास ऑफ बी निकालो। अब जिसका मास निकालना है ना, एक मशवरा दूं, मास के निकालना है, मास ऑफ बी का निकालना है, प्लैनेट का, प्लैनेट मास ये इसका मास निकालना है। अब ये 3 इक्वेशन हम इक्वेट कराए थे ना पहले, इसको दोबारा पकड़ो, ठीक है? इसको दोबारा पकड़ो, ये पुप्पो को आखिर तक चलाएंगे जब तक सवाल सॉल्व नहीं होगा, ठीक है? अच्छा जी, तो अब इसको ले लो, एफ को ले लो और इसको ले लो। सवाल है क्यों? अब इसको मत लेना क्योंकि इसमें मास ऑफ बी है, वो कैंसिल हो जाएगा, वो कैंसिलेशन से बचाना। अभी बताता हूँ क्या हरकत होगी। सबसे पहले इसको देखो एफसीए को, तो यहाँ पर तुम्हारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा एफसीए का, वो आएगा एम मास, एम आर कितना था डिस्टेंस, डी ओमेगा स्क्वायर था इसके लिए, तो मास ऑफ ए डी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी दोनों के दरमियान लगानी है तो जी लिखो, मास ऑफ ए मास ऑफ बी और GM1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, अपॉन आर स्क्वायर यही है, और आर कितना है हमारा, डी माइनस स्मॉल डी का स्क्वायर, यही है। क्लियर? ठीक है, ये एम ए हो जाएगा, रुक जाओ, ये एम ए होगा, ये एम बी होगा। क्लियर है? यही है भाई, समझ आई बात या नहीं आई आप लोग को? समझे नहीं समझे? अब आपने क्या करना है, ये उतार लिया आपने, कैसे उतार लिया, ठीक है? उसके बाद नीचे लिखो, यहां से इसको कैंसिल करो, इस मास से इसको कैंसिल करो, और क्या करना है, एम बी को निकालना है तो एम बी को एक तरफ कर लो, एम बी को एक तरफ कर लो, और बाकी सबको उधर फेंक दो। सो डी माइनस स्मॉल डी, ठीक है, स्क्वायर, एक डी ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई जो है वो इसकी वैल्यू हो जाएगी यार, डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू। ठीक है भाई, सॉल्व करो, बताओ क्या आंसर आ रहा है। कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना आएगा, वो 2.8 एक्सपोनेंट 8 है और ये 0.7 है, 2.8 में से 0.7 निकालो तो 2.1 एक्सपोनेंट 8 आता है। ये 2.1 एक्सपोनेंट 8 है तो उसको 11 करो और इस पे स्क्वायर लगाओ, मल्टीप्लाई बाय डी की वैल्यू कितनी है 2, ई की वैल्यू है 7 इंटू 10⁻11, ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा कितना निकाला था 5 एक्सपोनेंट नेगेटिव 8, 5 एक्सपोनेंट नेगेटिव 8 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई जी 6.67 इंटू 10⁻11। जी भाई बताइए क्या आ रहा, हो जाएगा? सर 1.15 मल्टीप्लाई बाय 10 की अच्छा पावर। एक चीज ये पावर 10 होगा, ठीक है, ये पावर 10 होगा, ठीक है। एक सेकेंड, बात सुनो, इसको देखो, इसको सही करो, अब चेक करो, प्रिंटिंग मिस्टेक थी, सही कर दी मैंने, अब चेक करो 2.8 है ना वो, सर 2.05 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 29। 2.05, ये देखो ये गलती मैंने की हुई इधर, दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में मुझे कैपिटल डी लिखना था, देख रहे हो, सबसे बड़ी गलती, यही मैं सोच रहा हूँ ये गलती आई कहां से, अब मुझे समझ आ रहा है, ठीक है। अब सोचो भाई, ये बीच में कौन सी फोर्स थी, ये वाली, ये दोनों की फोर्स ऑफ ग्रेविटी थी, दो प्लेनेट के बीच में रखने वाली फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी ये दोनों प्लेनेट एक दूसरे पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगा रहे हैं, यानी ये भी उसको खींच रहा है, ये भी उसको खींच रहा है, ये भी उसको खींच रहा है, तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगा रहे हैं इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, ये कैसे निकलेगी, ये होगी जी एम ए
एम बी डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बिटवीन देम, ये डिस्टेंस बिटवीन देम ये कैपिटल डी लिया था हमने, अपॉन डी स्क्वायर होगा, मैंने डी माइनस स्मॉल डी लिखा हुआ था, उसको मैंने रेक्टिफाई किया। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही है? क्लियर? तो इधर मैंने वो सही कर दिया, समझ आई बात? इधर मैंने ये स्मॉल डी स्क्वायर लिख दिया। क्लियर? और ये सेंटीपिटल फोर्स थी ए की, तो इससे ये कैंसिल, अब ये डी स्क्वायर इधर आ गया। अब उसको फिर मैंने 2.8 एक्सपोनेंट 11 का स्क्वायर कर दिया, सॉल्व किया 2.05, सिग्निफिकेंट फिगर 1 में डालो, पावर 29 हो जाएगी, ये मास आ जाएगा। क्लियर है?